हेलो बच्चों। तो होपफुली जो पार्ट वन था हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा और वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो आज हम पार्ट टू करेंगे, उसका कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद फिर पार्ट थ्री भी करेंगे और बीच में एक लाइव क्लास भी लेंगे आप लोगों की। तो जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस प्रॉब्लम के लिए कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट टू, दैट इज द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो हमारा जो पार्ट है इसके अंदर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है उसी कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको देखिए, इफ a1 a2 a3 अप टू an फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद d इज द कॉमन डिफरेंस। तो हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है a1 a2 a3 अप टू an और वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहा है और d उसका कॉमन डिफरेंस है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स d अपॉन a1 प्लस a2, tan इनवर्स d अपॉन a2 प्लस a3, tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस a3 a4 एंड सो ऑन टिल tan इनवर्स d अपॉन 1 प्लस an माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन को देखते हैं। इफ a1 a2 a3 अप टू an आर इन AP एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, जो हमने 10th में पढ़ा है, इवन 11th में भी पढ़ा है। तो अगर हमारी एक सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसका कॉमन डिफरेंस गिवन है तो आप सबको पता होगा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालने के लिए हम कंसेक्यूटिव दो टर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं और उसमें से लेटर टर्म में से फॉर्मर टर्म को माइनस करते हैं। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो a2 माइनस a1 हो सकता है, या फिर a3 माइनस a2 भी बोल सकते हैं, या फिर a4 माइनस a3 बोल सकते हैं एंड सो ऑन। लास्ट में हम उसको लास्ट टर्म्स के हिसाब से an माइनस 1 भी बोल सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर में d लिखा हुआ है, सबके जो भी tan इनवर्स अंदर है सबके ऊपर d लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। तो हम डिनोमिनेटर के हिसाब से उस d को कन्वर्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, जो पहली वाली tan इनवर्स की टर्म है उसके अंदर डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस a1 a2। तो 1 प्लस a1 a2 है, तो ऊपर जो d है उसको a2 और a1 के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो लिख सकते हैं a2 माइनस a1। तो पहले वाले tan इनवर्स का जो ऊपर वाला d है उसको लिखेंगे a2 माइनस a1, दूसरे वाले tan इनवर्स में लिखेंगे a3 माइनस a2, डिनोमिनेटर में a2 a3 था इसीलिए। थर्ड जो tan इनवर्स है उसमें ऊपर लिखेंगे a4 माइनस a3 क्योंकि नीचे a3 a4 है। ऐसे ही करते करते हम लास्ट वाले tan इनवर्स में पहुंचेंगे और उसके डिनोमिनेटर में an माइनस 1 है, तो उसके d को लिख सकते हैं an माइनस 1। तो हमारा जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो गिवन थी और कॉमन डिफरेंस गिवन था वो चीज़ यूज़ हो गई। अब इसको देखेंगे हम, बाहर tan इनवर्स लिखा है तो अंदर वाली पूरी टर्म tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है वो बन रहा है tan इनवर्स a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 a2। तो जो कि फर्स्ट टर्म बनेगी tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1, क्योंकि आप लोगों ने सबने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और वो फॉर्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, दैट इज tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। वो फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर, मतलब जो फॉर्मूला है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लग रहा है। हम 12th में जनरली जो फॉर्मूले देखते हैं वो फॉर्मूले लेफ्ट टू राइट लगते हैं, लेकिन 12th क्लास के अंदर जो फॉर्मूले हैं वो राइट टू लेफ्ट भी लग जाते हैं। मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो वो फॉर्मूला हमने लगाया है। तो सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म में tan इनवर्स a3 माइनस a2 अपॉन 1 प्लस a2 a3 है, तो क्या बन जाएगा वो tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2। सिमिलरली जो थर्ड हमारी टर्म है वो बन जाएगी tan इनवर्स a4 माइनस tan इनवर्स a3 एंड सो ऑन करते करते लास्ट टर्म बन जाएगी tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1। तो ऐसे हमने फॉर्मूले को लगाने से हमें पता लगा कि देखो ध्यान से कि tan इनवर्स a2 जो है वो पॉजिटिव है पहली टर्म में और दूसरी टर्म में tan इनवर्स a2 नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं उसके अंदर अगर हम जितनी भी टर्म्स हैं उनके अंदर हम कैंसिल करना स्टार्ट करें, ध्यान देना सब लोग, अगर हम सारी टर्म्स में कैंसिल करना स्टार्ट करें तो वो कैसे कैंसिल होंगी। देखो tan इनवर्स a2 से tan इनवर्स a2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है उसके अंदर दो टर्म्स हैं tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1, तो tan इनवर्स a2 से tan इनवर्स a2 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस के हैं। tan इनवर्स a1 कहीं भी नहीं है इसमें। अब tan इनवर्स a3 से tan इनवर्स a3 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स a4 से tan इनवर्स a4 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करते करते जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसमें tan इनवर्स a1 बच रहा है, मतलब सेकंड टर्म बच रही है, तो लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म की सेकंड टर्म भी कैंसिल हो जाएगी आगे से। इसका मतलब दो टर्म बची हमारे पास, फर्स्ट वाली टर्म में सेकंड टर्म और लास्ट वाली टर्म में फर्स्ट टर्म अंदर, बाकी सब कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन है वो हो गया tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a1, tan इनवर्स an प्लस का है और tan इनवर्स a1 माइनस का है। तो यहाँ पर हम दोबारा फर्दर फॉर्मूला लगा सकते हैं
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का दोबारा से, क्योंकि बाहर tan है तो अंदर tan इनवर्स की टर्म एक ही होनी चाहिए, यहाँ पे दो टर्म है, तो tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स a1 का फॉर्मूला लगा tan इनवर्स an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 an, मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया हमने tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमारी आ गई यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स x, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर अप्लाई हुई, और फॉर्मूला आपको मालूम ही है, फॉर्मूला लगाने के बाद tan ऑफ tan इनवर्स x क्या निकल के आ गया, x आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का, वो जो आंसर है वो आया an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 an। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में एक साल में फ्रेम किया गया था, जिसके अंदर की जो a1 a2 हैं उनकी जगह पे 1 इंटू 2 a2 2 इंटू 3 ऐसे करके a1 a2 को उन्होंने सीक्वेंस बना दिया था, 1 2 3 रख दिया था इनकी जगह पे। तो वो क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ये जनरल क्वेश्चन है, तो हमें जनरल क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हमें बाकी सारे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन 9 क्या है, देखो, इफ 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज लाइंग बिटवीन अल्फा एंड बीटा, कंडीशन दी है, इनइक्वालिटी फॉर्म के क्वेश्चन है। तो 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है, तो कह रहे हैं अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमने जो गिवन क्वांटिटी है उससे स्टार्ट किया क्वेश्चन को। 2 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, अल्फा बीटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये जो 2 sin इनवर्स x लिखा हुआ था, अब ध्यान से देखो, जो 2 sin इनवर्स x लिखा हुआ था इसको हमने लिखा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, ठीक है ना। हमने क्या किया, 2 sin इनवर्स x को लिख दिया sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, और cos इनवर्स एज इट इज लिखा हुआ है, अल्फा बीटा हमारे ऐसे ही लिखे हुए हैं। अब आप सब जानते हो कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई/2 होता है। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ के आ रहे हैं पहले से कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू पाई/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो x है वो किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है -1 टू +1, डोमेन सेंस के। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अगर हम अप्लाई करेंगे इस जगह पे, तो हमें sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या मिल गई, पाई/2, और एक sin इनवर्स x ऐसी बच गया। इस पार्ट को हम यहीं छोड़ देंगे, फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आ गई कि अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो सॉल्व होने के बाद बीच में sin इनवर्स x प्लस पाई/2 के बराबर हो गई। अब हमें क्या पता है, पहले से ही हमें पता है कि जो sin इनवर्स x है वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में लाई करता है। ये भी पता है हमें कि sin इनवर्स x की ये रेंज है -पाई/2 से +पाई/2, और ऊपर वाली इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि sin इनवर्स x के अंदर क्या ऐड हो रहा है, पाई/2 ऐड हो रहा है। तो जो ये हमें गिवन क्वांटिटी थी, अब देखो ध्यान से इधर, ये हमें पहले से ही पता है कि sin इनवर्स x जो है वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में लाई करता है। अब हमने क्वेश्चन के हिसाब से इस इनइक्वालिटी में पाई/2 ऐड कर दिया, -पाई/2 प्लस पाई/2, पाई/2 को ऐड करते चले जाओ, लेस देन इक्वल टू sin इनवर्स x प्लस पाई/2, लेस देन इक्वल टू पाई/2 प्लस पाई/2। कहने का मतलब है हमने पाई/2 ऐड कर दिया तीनों। आपको मालूम है ऐड करने से इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं होता। तो ये हो गया 0, और बीच में बन गया sin इनवर्स x प्लस पाई/2, और इधर क्या बन गया, पाई। ये चीज़ सॉल्व करके हमने यहाँ पे लिखी है, देखो ये रही सेकंड इक्वेशन। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारी निकल के आ गई 0 टू पाई sin इनवर्स x प्लस पाई/2। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें, देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, बीच में sin इनवर्स x प्लस पाई/2, हमारी जो सेकंड इक्वेशन है उसमें भी वही चीज़ है। अब ये सेकंड इक्वेशन 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, जबकि फर्स्ट इक्वेशन अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रही थी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0 हो गई और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई हो गई। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ से जो अल्फा है वो 0 है और यहाँ से बीटा जो है वो क्या नजर आ रहा है, पाई है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर फ्रेम हो सकता है, अदरवाइज 4 मार्क के लायक है क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके अंदर क्या है, वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3। ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 निकालना है हमें। तो हमारे पास दो चॉइस हैं, या तो हम tan स्क्वायर को sec में कन्वर्ट करें, या तो हम tan जो बाहर लिखा है उसको sec में कन्वर्ट करें क्योंकि अंदर sec इनवर्स है, या फिर हम sec इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। मतलब दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को दूसरे के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो जो हमें आसान लगता है उसके अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन के करने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि जो क्वेश्चन हमारा वो है tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3। तो हमने क्या किया, हमें पता है सबको बचपन से, आप लोग 10th में पढ़ के आ रहे हो कि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली,
जो क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ लगा दी, यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है इसको यहाँ पे अप्लाई किया तो देखो क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो थीटा क्या है सेक इनवर्स 2, तो इसको बोलेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो थीटा क्या है सेक इनवर्स 2 पहले पार्ट के लिए, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर थीटा क्या मान रहे हैं कोसेक इनवर्स 3, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब थीटा क्या है कोसेक इनवर्स 3, क्योंकि जितनी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी अपनी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कोई ना कोई एंगल्स हैं, ठीक है, तो उसको थीटा एज्यूम करना चाहिए या थीटा बोल सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन स्क्वायर थीटा क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने क्या किया इनवर्स को टच नहीं किया, बाहर वाले फंक्शन को अंदर वाले फंक्शन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब देखो आप ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये स्क्वायर है जो इसको बाहर लगा दिया। देखो सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा बाहर जाएगा, इसको ध्यान रखना है कि जो हमारा स्क्वायर है वो बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अंदर वैल्यू बची वो हो गई सेक ऑफ सेक इनवर्स 2, और सेक ऑफ सेक इनवर्स 2 क्या बन गया 2। ऐसे ही कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स 3 क्या बन गया 3, तो 2 का स्क्वायर क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा हुआ था -1 और ये हो गया 3 का स्क्वायर -1। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 -1 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 -1 8 और 3 + 8 कितना हो गया 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 11 आ गया। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, वो क्या है कि आप सेक इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें और कोसेक इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको कन्वर्जन फॉर्मूलेज पता होने चाहिए या फिर आप इसको अपना ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू π/2। सॉल्व करने का मतलब प्रूव करना नहीं होता है। जनरली बच्चे ये समझते हैं कि हमें सॉल्व करना है तो हम उस क्वेश्चन को प्रूव करने लग जाते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सॉल्व करने का मतलब है आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो x है वेरिएबल, तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन क्या है टेन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट में रूट के अंदर है एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हमने क्या किया जो साइन इनवर्स था उसको π/2 के पास ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हमारे पास tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमने क्योंकि होना करना क्या है हमें यहाँ पे x को फ्री करना है। x की वैल्यू कब निकलेगी जब x फ्री हो जाएगा। अब x क्या है कंपोज्ड है, tan इनवर्स के अंदर कंपोज्ड है, वो साइन इनवर्स के अंदर कंपोज्ड है, तो उसको फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए हमें मालूम है कि जो x है वेरिएबल है वो यहाँ पे दो जगहों पे दिखाई दे रहा है, एक tan इनवर्स के अंदर बंद है एक साइन इनवर्स के अंदर बंद है। तो उसको फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक इनवर्स को पकड़ना पड़ेगा। तो हमने tan इनवर्स को पकड़ लिया, साइन इनवर्स को उस साइड में ले गए। तो इसका मतलब ये हो गया tan इनवर्स ऑफ द वैल्यू इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है ना। और हमने ये पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टी के अंदर कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है। तो हमें यहाँ से वैल्यू मिल रही है, अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर दें तो कॉस इनवर्स x क्या बन जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इसका मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है कॉस इनवर्स x होता है, उसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया देखो, ठीक है ना। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या बन गया कॉस इनवर्स x बन गया, π/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या बन गया कॉस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बन गया। लेफ्ट साइड हमारी वही है tan इनवर्स। अब क्या करेंगे, अब एक साइड में tan इनवर्स है दूसरी साइड में कॉस इनवर्स है, तो हमें दोनों साइडों में से किसी एक साइड को दूसरी के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया tan इनवर्स x को कन्वर्ट कर दिया कॉस इनवर्स में विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन फॉर्मूले। आप कॉस इनवर्स x को भी tan इनवर्स x के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते थे, दोनों में से किसी एक साइड को सॉल्व करना है। तो हमने क्या लगाया tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूँ साइड में, ये आपको कन्वर्जन फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमने क्या लगाया tan इनवर्स x को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। tan इनवर्स x क्या होगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बराबर आ जाते हैं दोनों। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये क्या बन गया देखो tan इनवर्स x की जगह पे क्या है रूट x इंटू एक्स प्लस 1, तो ये फॉर्मूला है, इसमें x की जगह पे x को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1/√1 प्लस इसका स्क्वायर जो tan के अंदर बंद है, तो स्क्वायर करने से वैल्यू मिलेगी हमें, दैट विल बी इक्वल टू cos इनवर्स √x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो दोनों तरफ cos इनवर्स हो गया, तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं cos इनवर्स को प्रॉपर्टी लगा के। तो cos इनवर्स रिमूव हो गया तो क्या बचा हमारे पास 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, और इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। इसके फैक्टर बनाए, एक्स की वैल्यू आ गई 0 एंड -1। अब इसके बाद क्या करना चाहिए आपको, ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं इनको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, क्वेश्चन में पुट करने के बाद वेरीफाई करना चाहिए कि कौन सी वैल्यू इसमें करेक्ट है, कौन सी वैल्यू करेक्ट नहीं है। तो ये पार्ट मैंने अभी ड्रॉप किया यहाँ पे। ये आप लोग क्या करेंगे, 0 और 1 को अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अगर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो फिर दोनों आंसर ठीक होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। क्वेश्चन है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब है वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, दो पार्ट है हमारे पास, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6 और दूसरा पार्ट है साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 0.75। तो ये क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो इस मैंने जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करने के दो मेथड लिए हैं। ठीक है, तो जो मेथड अच्छा लगेगा उससे सॉल्व कर लेंगे। तो पहला पार्ट क्या है, देखो पहला पार्ट है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6। साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 0.6, इसका मतलब है कि हमें बाहर है साइन, अंदर है 2 साइन इनवर्स। तो अंदर वाला जो 2 साइन इनवर्स है या तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाए, साइन इनवर्स में, या फिर बाहर वाला साइन जो है वो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर कि वेरिएबल नहीं है, सारा क्वेश्चन कांस्टेंट के टर्म्स में, तो हमें इस क्वेश्चन को अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 0.6 है इसको कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। तो 0.6 को लिख सकते हैं हम 6/10, दैट इज 3/5। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5 है। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है हमारे पास एंगल के टर्म्स में, तो हमने क्या किया, राइट साइड में देखो रेड कलर में साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लिया, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे एंगल हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 को जैसे ही हमने थीटा माना तो 3/5 किसके इक्वल हो गया, साइन थीटा के इक्वल हो गया। जैसे ही 3/5 साइन थीटा के इक्वल हुआ तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके अंदर ध्यान से देखो, थीटा हमने एंगल मान लिया। जैसे हम एंगल थीटा मानेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस लगा के बेस निकाल लिया, और इस ट्रायंगल के अंदर से साइन थीटा की वैल्यू हमें पता थी पहले से 3/5। इस ट्रायंगल के अंदर से कॉस थीटा की वैल्यू और निकाल ली। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, देखो अब जो सवाल है हमारा, जैसे हमने ये पुट किया साइन थीटा, साइन इनवर्स 3/5 को थीटा, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया साइन 2 थीटा, क्योंकि अंदर वाली वैल्यू में हमने थीटा माना है साइन इनवर्स को, तो 2 तो बचा ही था, तो साइन 2 थीटा बन गया ये। ठीक है ना, अब जो साइन 2 थीटा है, अब उसकी वैल्यू चाहिए मुझे, क्योंकि क्वेश्चन बन गया साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हो जाएगा 2 साइन थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, देखो ये रही साइन थीटा की वैल्यू, इसको यहाँ पुट कर देंगे, और कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, इसको भी पुट कर देंगे इसमें। तो दोनों वैल्यूज को पुट करने से हमारा जो आंसर है वो आ गया 2 × 3/5 × 4/5, दैट इज 24/25। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड देखो, सेम क्वेश्चन है, दूसरा मेथड देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसी में 2 साइन इनवर्स 0.6 था, इसको 0.6 को हमने कन्वर्ट कर लिया था 3/5। तो ये क्वेश्चन बन गया था साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। अब क्या किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स होना चाहिए। अब अंदर साइन इनवर्स की प्रॉब्लम क्या है कि उसके आगे 2 लगा हुआ है, तो 2 साइन इनवर्स x हो गया ये। तो 2 साइन इनवर्स x का हमारे पास अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, या हमने एनसीईआरटी या हमारी जो भी बुक है उसमें पढ़ा नहीं है। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स x को कन्वर्ट किया tan इनवर्स में। तो ये फॉर्मूला, कन्वर्जन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन √1 - x²। ये साइन इनवर्स का कन्वर्जन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो देखो ध्यान से, साइन इनवर्स 3/5 क्या बन गया, tan इनवर्स x मतलब 3/5 अपॉन √1 - x², मतलब √1 - 3/5 का स्क्वायर, दैट इज 9/25। तो ये हो गया, 2 तो लगा ही रहेगा आगे, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। अब ये बन गया साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4। एक नया सवाल बन गया, लेकिन ये आसान है क्योंकि हमें मालूम है कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। दूसरा फॉर्मूला क्या था, कॉस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। और थर्ड फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें फॉर्मूले को लगाना होता है। तो 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हैं मेरे पास, इसका मतलब अगर क्वेश्चन 2 tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए तो सॉल्व हो सकता है। तो आप देखो हमारा क्वेश्चन 2 tan इनवर्स 3/4 कन्वर्ट हो गया था। अब बाहर क्या लिखा है, साइन, तो अंदर क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स। तो हम देखेंगे कि 2 tan इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला है जो साइन इनवर्स के टर्म्स में, और वो है पहला वाला फॉर्मूला। इसका मतलब 2 tan इनवर्स 3/4 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। तो साइन इनवर्स 2 × x क्या है, 3/4 × 1 + 3/4 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स 24/25। बाहर क्या लिखा था, साइन, तो यहाँ प्रॉपर्टी लग गई, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या बन गया, एक्स बन गया। तो सेम आंसर आ गया, लेकिन शायद हमें यहाँ पे कम टाइम लगा सॉल्व करने के लिए। इसीलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें फॉर्मूलेज को यूज़ करना चाहिए। कन्वर्जन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको सबको आने चाहिए, ठीक है। इसी का जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सेम सेकंड पार्ट है। आप ध्यान से देखो, जो सेकंड पार्ट है हमारा, इस सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 0.75। 0.75 को हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में तो 3/4 हो गया, तो सेम क्वेश्चन आ गया। देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला स्टेप जो है वो इससे मैच कर रहा है, तो सेम क्वेश्चन हो गया। तो आंसर क्या है, 24/25, सेम क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे आपस में मैच करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वो, तो उसी तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन आता है, डेरिवेटिव्स के अंदर आता है इन्वर्स फंक्शन का क्वेश्चन, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसके अंदर हमने क्या किया, ऊपर लिखा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई किसको करना है, cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x, या फिर क्या हो सकता है क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखो, साइन इनवर्स 5/13 cos x प्लस 12/13 sin x, या फिर क्वेश्चन क्या हो सकता है, साइन इनवर्स sin x प्लस cos x अपॉन √2, या फिर साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2। ये जितने क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग टाइप से। एनसीईआरटी के अंदर है नहीं ये, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, स्पेशल टाइप है। इन सारे क्वेश्चंस में एक खास बात है जो आपको समझनी है, और वो है जो साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है वो नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप देखो पहले पार्ट में, अगर हम पहले पार्ट को एनालाइज करें तो यहाँ पे 3 नंबर हैं, 3, 4 और 5। दूसरे पार्ट को एनालाइज करें तो यहाँ पे 3 नंबर हैं, 5, 12 और 13। तीसरे पार्ट को एनालाइज करें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे हैं 1, 1 और √2। चौथे पार्ट में भी इसी तरीके से नंबर आ जाएंगे। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन की पहचान क्या है कि ऐसे नंबर आएंगे यहाँ पे, और वो 3 नंबर होंगे हमेशा। तो ये जो 3 नंबर हैं, इनकी खास बात क्या है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की पहचान हो गई। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसका मेथड क्या है, जनरल मेथड, उसको समझते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 पार्ट ऐसे भी लिए जिनके अंदर की कंडीशन लगा रखी है, देखो कंडीशन को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला पार्ट है, इससे समझते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos का एक फॉर्मूला बनना चाहिए, मतलब पूरी कंप्लीट टर्म cos में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में सम हो रहा है और दोनों टर्म में प्रोडक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो हम टर्म देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। तो इसका मतलब ये cos का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तो cos x है, तो cos के फॉर्मूले जितने भी हैं उसके अंदर इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a cos b, वो होता है cos a cos b। मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला हमें बनाना है या लगाना है वो फॉर्मूला किस फॉर्म में होना चाहिए, वो फॉर्मूला होना चाहिए cos a cos b प्लस sin a sin b की फॉर्म में, ताकि वो फॉर्मूला बन जाए cos a माइनस b। तो मुझे cos a माइनस b के फॉर्मूले को बनाना है अंदर। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन में, तो cos इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है, cos इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स के अंदर लिखा है 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। तो cos x के साथ cos आएगा क्योंकि cos इनवर्स है बाहर, ठीक है। अगर यहीं sin इनवर्स होता तो cos के साथ sin आता, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनता, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है ना, दैट इज sin a प्लस b। तो हमें देखना है कि बाहर इन्वर्स फंक्शन कौन सा है, तो बाहर इन्वर्स फंक्शन cos इन्वर्स है, तो अंदर इसका मतलब cos का फॉर्मूला बनेगा। अब cos का फॉर्मूला कौन सा होगा, cos a प्लस बी या cos a माइनस बी, दोनों फॉर्मूलों के अंदर cos a cos b आता है, तो cos x के साथ क्या आएगा, cos आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 3/5 है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है, जो 3/5 है इसको मानेंगे r cos थीटा। r cos थीटा क्या हो जाएगा 3/5, मतलब 3/5 को cos के टर्म्स में मानेंगे, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हुआ करती थी उस टाइप से सॉल्व हो रहा है। तो 3/5 को क्या मानेंगे r cos थीटा, और इसके हिसाब से sin x के साथ sin आना चाहिए, तो 4/5 को क्या मानेंगे r sin थीटा, ठीक है ना। तो r cos थीटा क्या हो गया 3/5 फर्स्ट इक्वेशन, और r sin थीटा क्या हो गया 4/5 सेकंड इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, और इसको समझना बहुत जरूरी है कि बाहर cos इनवर्स है तो cos के साथ cos, sin के साथ sin आएगा, और बाहर अगर sin इनवर्स है तो sin के साथ cos आएगा और cos के साथ sin आएगा। उसके हिसाब से पुट करते हैं, सब्सटीट्यूशन है ये, ठीक है।
अब जो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूशन किया वो किया r cos थीटा को 3/5 और r sin थीटा को 4/5। इसका मतलब ये है कि r और थीटा हमने इंट्रोड्यूस कर दिए क्वेश्चन में नए, जबकि हमारा सवाल तो x के टर्म्स में था, तो इसका मतलब r और थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब वो कैसे निकालेंगे, आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे हमेशा, तो हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin थीटा इज इक्वल टू 9/25 प्लस 16/25। देखो फर्स्ट इक्वेशन में r cos थीटा का स्क्वायर हो गया r² cos² थीटा, r sin थीटा का स्क्वायर हो गया r² sin थीटा और राइट साइड का स्क्वायर करके जोड़ दिया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, r² कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली क्या बचा r² इज इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू क्या आ गई +1 आ गई। क्योंकि r² की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू √-1 दैट इज +-1 है, लेकिन हमने r की वैल्यू यहाँ +1 ली है क्योंकि r है डिस्टेंस। एक्चुअली r एक यूनिट सर्कल का रेडियस होता है, अगर हम इसको डिटेल में जाके पढ़ें तो जो r है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए r की वैल्यू +1 ली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आती बात कि जो एंगल है वो कैसे निकलेगा, r तो निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए हमेशा साइन थीटा वाली इक्वेशन को कॉस थीटा वाली इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। मतलब हमें एक ऐसा एंगल चाहिए जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एंगल कौन सा होगा, जो डिवाइड करके फंक्शन बनेगा उससे निकलेगा वो। तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड किया हमने, दैट इज r sin थीटा डिवाइड बाई r cos थीटा। साइन थीटा को ऊपर रखा, cos थीटा को नीचे रखा, इसलिए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, तो ये हो गया 4/5 अपॉन 3/5। तो ये निकल के आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 4/3, कांस्टेंट है ये वैल्यू। अब हमारा सवाल हम पिक करते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, cos इनवर्स 3/5। अब 3/5 की वैल्यू क्या रखी, r cos थीटा, और 4/5 की वैल्यू क्या रखी, r sin थीटा। इसमें r की वैल्यू क्या रखी 1 और cos थीटा ऐसे ही आ गया। तो क्वेश्चन क्या बन गया, cos इनवर्स cos थीटा cos x प्लस sin थीटा sin x, जो हम चाहते थे। तो ये बन गया cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं है कोई भी, तो हम वेरिएबल को आगे रखेंगे, कांस्टेंट को पीछे रखेंगे। आप इसमें, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, या तो इसको लिखेंगे cos x माइनस थीटा या लिखेंगे cos थीटा माइनस x। तो हमें कायदे से दोनों आंसर लिख के आने होते हैं, क्योंकि कंडीशन नहीं है तो हमें आंसर नहीं पता लगेगा कौन सा सही, तो दोनों आंसर केस 1 केस 2 करके लिख देने चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पे एक ही आंसर लिखा है, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है उसके अंदर वो लोग वेरिएबल को जनरली आगे लेते हैं और कांस्टेंट को पीछे लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें दोनों आंसर लिख के आने होते हैं। तो cos इनवर्स cos x माइनस थीटा बन गया, और cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होता है, x होता है, तो आंसर क्या बचेगा, x माइनस थीटा। तो x माइनस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी, यहाँ पे देखो ये थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 तरीके से, ये कभी कभी प्रूव करने के लिए आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या निकल के आया, x माइनस tan इनवर्स 4/3। इसको x माइनस साइन इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हैं, x माइनस कॉस इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हैं। 3 आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, tan इनवर्स के टर्म्स में, cos इनवर्स के टर्म्स में और sin इनवर्स के टर्म्स में, क्योंकि थीटा जो है वो 3 तरीके से निकल रहा है। एक तो tan इनवर्स में निकल रहा है, और ऊपर जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी वहां से cos थीटा sin थीटा के टर्म्स में भी निकल सकता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, इसलिए 4 हमने इसके पार्ट लिए हैं। अब आता है इसका नेक्स्ट पार्ट, सेम प्रोसेस में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट पार्ट को देखिए क्या है नेक्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स 5 cos x प्लस 12 sin x अपॉन 13। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 13 को अलग अलग कर लेंगे, 5/13 और 12/13। इस 13 को दोनों के नीचे सेपरेट कर लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन बन गया साइन इनवर्स 5/13 cos x प्लस 12/13 sin x, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स है बाहर, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर फॉर्मूला किसका होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसका मतलब cos x के साथ साइन आएगा और साइन के साथ cos आएगा। तो cos x के साथ क्या लिखा है 5/13। तो इस क्वेश्चन में हम r sin थीटा को 5/13 मानेंगे, वो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आई बात, क्योंकि बाहर है साइन इनवर्स, तो अंदर क्या चाहिए, साइन के अंदर एक फॉर्मूला चाहिए हमें। तो cos x के साथ क्या आएगा, साइन आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो cos x के साथ क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, इसीलिए r sin थीटा को क्या माना 5/13, और साइन x के साथ क्या आएगा, cos थीटा आएगा, तो r cos थीटा को क्या मानेंगे 12/13, ठीक है ना। तो r cos थीटा हो जाएगा 12/13 और r sin थीटा 5/13। अब वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर ऐड करेंगे, तो हो जाएगा r² sin² थीटा प्लस r² cos² थीटा इज इक्वल टू 25/169 प्लस 144/169। लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके जोड़ दिया अलग, और राइट साइड का स्क्वायर करके अलग जोड़ दो। तो इसमें से कॉमन क्या आ गया, r², तो अंदर क्या बचेगा 1 sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और राइट साइड 1 ही होती है, मैक्सिमम टाइम 1 होती है, हमेशा 1 होगी। तो r² क्या हो गया 1 हो गया, तो r की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे, कॉमन एंगल। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा हो गया, दैट इज 5/13 अपॉन 12/13। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/12 आ गई, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स 5/12। तो ऐसा करने से हमें r और थीटा मिल गए। अब हम अपने क्वेश्चन को उठाते हैं, तो क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स। अब आप देखो 5/13 को हमने क्या पुट किया, r sin थीटा, और 12/13 को क्या पुट किया, r cos थीटा।
तो आर साइन थीटा कॉस एक्स प्लस आर साइन थीटा साइन एक्स हो गया, ठीक है ना। अब आर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 1, तो आर की वैल्यू 1 रख दी, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस थीटा क्या होगा, एक्स प्लस थीटा, एक्स ऐसी रहेगा, थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी अभी हमने, थीटा की वैल्यू निकाली tan इनवर्स 5/12, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, x प्लस tan इनवर्स 5/12। सेम ये क्वेश्चन 3 तरीके से आंसर लिखा जा सकता है, x प्लस tan इनवर्स 5/12 जो लिखा हुआ है उसके टर्म्स में, या फिर x प्लस साइन इनवर्स 5/13, या फिर x प्लस कॉस इनवर्स 12/13। तीनों तरीके से क्वेश्चन हम प्रूव कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम टाइम ये डिफरेंशिएशन में आता है क्वेश्चन। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे। इसके लास्ट पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों एक जैसे हैं, बस फर्क क्या है, एक स्टेप का फर्क है। जो फोर्थ पार्ट है वो थर्ड पार्ट का हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, तो हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट को देखो क्या है, तो फोर्थ पार्ट में था साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 को सिंप्लीफाई करना है, और x की वैल्यू लाई कर रही है -1/√2 से +1/√2 के बीच में। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पहले होगा सब्सटीट्यूशन, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 को पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अंदर। तो हमने क्या किया, यहाँ देखा कि जो सब्सटीट्यूशन है वो क्या लगेगा, तो सब्सटीट्यूशन हमारे पास पहले से लिखे हुए हैं, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम पुट करते हैं x को a साइन थीटा, तो यहाँ पर a जो है वो 1 है, तो इसका मतलब x को पुट करेंगे साइन थीटा इसके अंदर। हम जैसे ही x को साइन थीटा रखेंगे तो फॉर्म क्वेश्चन क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 2। जैसे हम x को साइन थीटा रखेंगे तो ये हो गया साइन थीटा प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट 2। अब आप ध्यान से देखो हमारा थर्ड पार्ट क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2। इसका मतलब ये सेम क्वेश्चन हो गए, देखो दोनों यहाँ पर, मतलब फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद वो थर्ड पार्ट बना, मतलब अंदर हमने जो x दे रखा था उसमें सब्सटीट्यूशन करा पहले। तो ये जो क्वेश्चन आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, आप जो रूट 2 है ना इसको सेपरेट कर लेंगे दोनों के नीचे, 1/√2 साइन थीटा और 1/√2 कॉस थीटा, बाहर क्या था साइन इनवर्स। अब यहाँ पर एक खास बात है कि साइन इनवर्स है बाहर, तो साइन थीटा के साथ अंदर क्या आएगा, कॉस आएगा, और कॉस थीटा के साथ साइन आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 1/√2 की वैल्यू हम जानते हैं, क्योंकि उससे पहले वाले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता थी हमें, जहाँ पर वैल्यू पता है वहाँ वैल्यू यूज कर देनी है। तो आप देखो 1/√2 क्या होता है, कॉस π/4, और यहाँ पे 1/√2 क्या होता है, साइन π/4। तो साइन थीटा के साथ क्या लिखा, कॉस π/4, और कॉस थीटा के साथ क्या लिखा, साइन π/4। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई थीटा प्लस π/4, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर आके हम प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करनी चाहिए। अब हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है -1/√2 से x की वैल्यू 1/√2 के बीच में लाई कर रही है, तो इसको अब देखो हमने रेड कलर से यहाँ लिखा, x की वैल्यू लाई कर रही है -1/√2 से +1/√2 के बीच में। अब x को क्या पुट किया था हमने, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ आ गई, -1/√2 से +1/√2 के बीच में हो गई। तो साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 से +1/√2 के बीच में, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/4 से +π/4 के बीच में हो गई। थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच में आ गई। अब आप देखो कि जो हमारा नीचे एंगल निकल के आ रहा था वो क्या था, थीटा प्लस π/4। तो हमें ये पता करना है कि थीटा प्लस π/4 कहाँ पर है, किस ब्रांच के अंदर है। तो हमने क्या किया, जो इनइक्वालिटी है इसमें π/4 ऐड कर दिया तीनों के अंदर, देखो तीनों में π/4 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 0, ये हो गया थीटा प्लस π/4, और यहाँ पर हो गया π/2। इसका मतलब थीटा प्लस π/4 जो है वो 0 से π/2 के बीच में आ गया। जब थीटा प्लस π/4 0 से π/2 के बीच में आ गया, इसका मतलब साइन इनवर्स की जो ब्रांच थी वो यही वाली ब्रांच होती है, ये तो थोड़ा सा पार्ट है उसका। साइन इनवर्स एक्स की ब्रांच क्या है, -π/2 से +π/2, तो इसका मतलब थीटा प्लस π/4 -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स बन गया, दैट इज थीटा प्लस π/4। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा क्या पुट किया था हमने, एक्स को, साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका आंसर हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस π/4। तो दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ है, तो इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से समझना सब बच्चे। इफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, ये गिवन है। tan इनवर्स के अंदर एक वैल्यू दी है, दैट इज अल्फा। प्रूव करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टू अल्फा। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आंसर लाना है हमें। प्रूव करने वाला पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और गिवन क्या है, इनवर्स। तो हमें गिवन वाली क्वांटिटी को लेकर चलना पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया,
tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। अब इस tan इनवर्स को हमने शिफ्ट कर दिया तो ये tan अल्फा बन गया राइट साइड में जाके, तो हमारे पास एक टर्म आ गई सॉल्व होके। अब आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और ये रूट में सारी चीज़ें हमारी लिखी हुई हैं जो ये सिमेट्रिकल हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे यहाँ पे, जिन बच्चों को नहीं पता है वो समझ लो सारे। देखो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो हमारी जो प्रॉपर्टी वो किसके लिए बनी हुई है, ये प्रॉपर्टी बनी हुई है रेशो एंड प्रपोर्शन, प्रपोर्शन के लिए बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 बराबर है 3/6 के, ये एक प्रपोर्शन है। तो प्रॉपर्टी है सी एन डी, जिसको सी एन डी बोलते हैं शॉर्ट में, कंपोनेंटो डिविडेंडो को। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, मतलब दोनों साइडों में हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर क्या है 1 + 2 अपॉन 1 - 2 इज इक्वल टू 3 + 6 अपॉन 3 - 6। हम सी एन डी समझ रहे हैं क्या होता है। ठीक है, तो 1 + 2 हो गया 3 अपॉन नीचे हो गया -1 और 3 + 6 हो गया 9 और नीचे क्या हो गया -3। जब सॉल्व करेंगे तो देखो -3 इज इक्वल टू -3 हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा प्रपोर्शन है वो सेम रहता है, इसको सी एन डी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ सी एन डी लगाएंगे। तो देखो क्या करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी वही, क्योंकि tan अल्फा लिखा हुआ है राइट साइड में, तो tan अल्फा अपॉन 1 है वो, तो क्या लिखेंगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दैट इज tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1। और लेफ्ट साइड में भी हमने न्यूमरेटर क्या था उसमें डिनोमिनेटर जोड़ दिया और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस चीज को हम क्या करेंगे अब सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा 2√1 + x² और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा -2√1 - x², और राइट साइड हमारी ऐसी लिखी हुई है tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास टर्म बची उसके अंदर अब हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, x² की वैल्यू निकालनी है। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ रूट लगा हुआ है तो हमने क्या किया दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। तो जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो यहाँ पे रूट हट जाएगा लेफ्ट साइड में, तो क्या बचेगा 1 + x² अपॉन 1 - x², और राइट साइड में tan अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो दैट इज a² + b² + 2ab, और नीचे a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab लग गया, दैट इज 1 + tan² अल्फा प्लस 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + tan² अल्फा माइनस 2 tan अल्फा। ठीक है, अब हमें फिर देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, x² की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हमने दोबारा से एक ही क्वेश्चन में सेकंड टाइम फिर लगा दिया कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो आप देखो अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये क्या बन गया 1 + x² + 1 - x², न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, और राइट साइड में भी यही लगाएंगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हमने सॉल्व किया तो लेफ्ट साइड में ऊपर क्या बचा 2 और नीचे बचा 2x², और राइट साइड में क्या बच रहा है ऊपर ट्वाइस ऑफ 1 + tan² अल्फा अपॉन 4 tan अल्फा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/1 + x², और राइट साइड में देखो क्या बचा 2 से 4 कैंसिल हो गया। देखो ध्यान से ये जो 2 है इससे 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो क्या बचा हमारे पास बचा 1 + tan² अल्फा जो कि sec² अल्फा बन गया, आइडेंटिटी है 10th की, और नीचे क्या बचा 2 tan अल्फा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी क्वेश्चन में x², तो x² की वैल्यू हो गई क्योंकि हम यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पर इस जगह पे क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया, तो x² की वैल्यू क्या हो गई 2 tan अल्फा अपॉन sec² अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 tan अल्फा को लिखो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, और sec² अल्फा को लिखेंगे 1 अपॉन cos² अल्फा, ये cos² अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा इंटू cos² अल्फा, cos अल्फा से cos अल्फा कट गया एक, तो क्या बचा 2 sin अल्फा cos अल्फा, ये किसका फॉर्मूला होता है sin 2 अल्फा, तो x² की वैल्यू क्या आ गई sin 2 अल्फा, और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी क्वेश्चन के अंदर। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 3, उसके अंदर हम इस टाइप के क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि अब हम उस स्टैंडर्ड पे आ गए हैं कि हम एक अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो जो पार्ट 3 है और पार्ट 4 है, होपफुली वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग उसको मिस नहीं करना। वीडियोस को जनरली पूरा देखो, इसको स्किप नहीं करना है। ऐसा कभी कभी लगता है हम लोगों को कि यहाँ पर हमें जो है वो आसान क्वेश्चन है या हम स्किप कर लें, पूरे पार्ट को देखा करो कि हमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि क्वेश्चन को नोट कर लो और उनको एक बार वीडियो देखने के बाद खुद सॉल्व करो अपने नोट्स की कॉपी में, तो आपके पास अपने नोट्स मेंटेन हो जाएंगे, या हम कोशिश करेंगे कि इसको PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और अपने जो भी जिसकी भी हेल्प हो सकती है उसको बता सकते हैं, हम अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कि वो ऐसे कुछ क्वेश्चन, मैं चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा धीरे धीरे करके, और कोशिश करेंगे कि जितना आप लोगों के साथ हम हेल्प कर सकें, आप लोगों की मेहनत कर सकें, जिससे कि आप लोगों का बोर्ड का रिजल्ट, हमारा अल्टीमेट एम है कि आपका बोर्ड का रिजल्ट अच्छा है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वालिफाई करें। और बाकी खुश रहिए,
और अपने आप प्रेशर फील मत करो, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को तो आप उसको मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो, वहाँ पर लिंक में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, ईमेल भी दी हुई है आपको, ईमेल आईडी। हम लोग बहुत जल्दी वेबसाइट की फॉर्म में आएंगे, वहाँ पर आपको और भी डाटा अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं जल्दी से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।